बसपा करेगी इन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाचार के जरिए आपके बीच फिर एक बार मौजूद हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। एक के बाद वो खबरें जो कहने का आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी अपने ताकत को इस मुताबिक मजबूत कर रही है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ी टक्कर दे सके। इस वक्त आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणाओं में सबसे अव्वल नंबर पर नजर आ रही है। सपा और भाजपा के तमाम प्रत्याशियों के नामों को अब तक जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी इस सिलसिले में सबसे पहले नंबर पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनके दौरे भी आने वाले 10 अगस्त से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने सीतापुर से जिस प्रत्याशी को विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है, तो सीतापुर के मिश्रिक में बहुजन समाज पार्टी ने जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जो कि 19 अगस्त होगा। और 19 अगस्त के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां है, और जो विधानसभा आपको मैं बता रहा हूं, मिश्रिक विधानसभा, सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जरिए अभिलाषा वर्मा, इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम किया जाएगा, जो कि सपा और भाजपा को टक्कर देते हुए नजर आएगी, जिनका विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले 19 अगस्त को। तो ये जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों को जाहिर करने का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी ने जारी किया है, सपा और भाजपा में लगातार इस मसले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आप अगर बात करेंगे पूर्वांचल की, बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो अनेकों जगहों से बहुजन समाज पार्टी इस अपने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के मुताबिक प्रत्याशियों के नामों को घोषित करना शुरू रखे हुए है। ऐसे में अगर मैं जौनपुर की बात करूंगा, तो बसपा के जौनपुर से जो 2 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से एक विधानसभा सीट में बता दूं तो मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने विनोद मिश्रा इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ शुरुआती समय से जिस विधानसभा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी, जिनका नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा था शाहगंज विधानसभा से, तो शाहगंज विधानसभा जो कि जौनपुर में आती है, वहां पर जुल्फिकार अहमद गामा, इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है। तो ये वो नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के जरिए बतौर प्रत्याशी के तौर पर सपा और भाजपा को टक्कर देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए लगातार संगठन समीक्षा की बैठकें जारी है। आज बता दें कि उनके जरिए पोस्ट को साझा करते हुए कहा गया है कि जनपद बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में ग्राम अकबरपुर निवासी एवं विधानसभा प्रभारी भरत राम जी के पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुए सामान्य निधन के चलते समाचार प्राप्त हुआ, और वहां पर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। संगठन समीक्षा बैठकों के साथ साथ अपने बहुजन समाज पार्टी के परिवार के बीच किसी भी तरीके की घटना होती है, तो वहां पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का काम लगातार विश्वनाथ पाल इनके जरिए इस वक्त जारी रखे हुए है। इतना ही नहीं तो अगली खबर आपके साथ रूबरू करूंगा, जो कि खबर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। तो 17 वर्षों से तकरीबन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भरत भैया जो है वो काम कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाले मधुबन से जो खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भरत, इन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। तो मधुबन जो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी उलटफेर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर भरत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, और अटकलें ये चल रही है कि आने वाले समय में वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे।
आप कल्पना करिए कि 17 वर्षों से जो व्यक्ति किसी अगर पार्टी में है, उसके बावजूद भी जो मान सम्मान की उम्मीद लगाई जा रही थी, वो मान सम्मान नहीं मिलने के चलते अब मजबूरन तौर पर ये कहेंगे कि सियासी इस आने वाले दांवपेच को लेकर बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करना, ब्राह्मण समाज हो, दलित आदिवासी पिछड़ा हो, इनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी है और सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर भी देखा जाना जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मतलब मीडिया को जिस मुताबिक चकनाचूर करने के लिए जो व्यवस्थाएं काम कर रही है, जो सोच काम कर रही है, ऐसे में न्यूज 24 के पत्रकार गरिमा सिंह इनके जरिए एक लंबे समय बीत जाने के बाद में उन्होंने बताया कि आखिर न्यूज 24 से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है और उनकी जो बातें कही गई है वो तमाम बातें सोचने समझने को मजबूर कर देती है कि किस तरीके से इस देश के अंदर तमाम मेंस की मीडिया में काम करने वाले सवर्ण पत्रकार भी है, वो अपनी बातों को खुलकर रखने के लिए भी कैसे अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस्तीफा देते हैं तो अपने दिल की बात वो कहने की जबान पर लाकर जरूर इस देश की जनता के साथ रूबरू करते हैं। तो आपको बता दें कि गरिमा सिंह इनके जरिए कहा गया है कि अगर किसी सरकार के दौर में पत्रकारों से सवाल पूछने से पहले दबाव, ट्रोलिंग और स्टूडियो तक पहुंचने वाली भीड़ का डर सताने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपका ऐसा हश्र होगा कि आप सवाल पूछने के कभी लायक नहीं हो पाएंगे। ऐसा वातावरण निर्माण करने का काम इस देश के अंदर किया जा रहा है। ये वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह इनके जरिए कहा गया। उन्होंने कहा है कि जब पत्रकार निर्भीक नहीं रहेंगे तो जनता भी सच से वंचित होती रहेगी और इसीलिए मुद्दा किसी एक पत्रकार या चैनल का नहीं तो पूरे लोकतंत्र का है। बाकी आपकी समझदारी है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि गरिमा सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि सरकार से सवाल पूछना ये बहुत मुश्किल हो चुका है और काफी गंभीरता से उन्होंने इस बात को कहा है। वो इस बात को कहते हुए काफी गंभीर और इतना ही नहीं तो भावुक भी नजर आई है। इसके साथ साथ आप कल्पना करिए कि बड़े पैमाने पर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया इस देश के अंदर काम कर रहा है, इतना ही नहीं तो गरिमा सिंह ने ये बात को कहते हुए ये बताया है कि वो भले ही सवर्ण तबके से क्यों ना ताल्लुकात रखे, लेकिन पत्रकारिता को लेकर उनका जो जमीर है वो जाग उठा और उसके बाद अपने दिल की बात उन्होंने इस देश के साथ रूबरू करने की कोशिश की है, जिससे ये आगाह करना है, ये सावधान करना है कि कैसे मीडिया के द्वारा चलाए गए तमाम नैरेटिव से सामना किया जा सके। अगर इस देश के अंदर आप देखेंगे महिलाओं की, छात्रों की जो स्थिति तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के अंदर है, अगर वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं तो ये भी उनकी एक समय के चलते गलतफहमी ही मानी जाएगी। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज की तमाम सुरक्षा को लेकर जो सच्चाई है वो सच्चाई किस तरीके से है कि शाम 7 बजे के बाद जो हॉस्टल्स के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन असल में सही खेल जो है उसके बाद शुरू होता है। गर्ल्स हॉस्टल जो छपरा का इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर प्रिंसिपल का जो ड्राइवर है वो तमाम तरीके के नियमों को तोड़ते हुए गर्ल्स हॉस्टल में घुसता है और वहां पर अनेकों लड़कियों को हरेसमेंट करने की कोशिश करता है, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो छात्रा है वो काफी ज्यादा डरी हुई है। आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से शाम 7 बजे के बाद इस वाक्य को अंजाम दिया जाता है। आखिर इस पूरे के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल का प्रशासन क्या कर रहा था? क्या जानबूझकर इस तरीके के माहौल को निर्माण करने की कोशिश की जा रही है? भय और डर अगर कॉलेज के प्रिंसिपल के ड्राइवर को नहीं है तो आखिर कहीं ना कहीं ये किसका संरक्षण है जिसके चलते इसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो पाए हैं? तो कहने कहीं शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस वक्त छात्राओं को कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, ये कहने की समझना होगा। इतना ही नहीं तो स्कूलों तक पहुंचने के लिए एक पुल के लिए भी कितना मजबूरन तौर पर इस देश की सरकारों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। जब वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल होती है तब जाके कहने की सरकारों की आंखें खुलती है। मध्य प्रदेश के सागर की वो खबरें जो आप देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पुल है वो देश के अंदर जब बनता है तो एक बारिश के चपेट में वो ढह जाता है। ये वास्तविकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाता है। डबल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, केंद्र में
और मध्य प्रदेश में उसके बावजूद भी सागर जिले के बेरखेड़ी कला की बेटियां है जो रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर है। विकास जिसकी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शिक्षा तक पहुंचने के लिए बच्चों को अपनी जान दाव पर लगानी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि पोस्टरों का जो विकास है वो जमीनी हकीकत तक कितना पहुंचा है और कितना पहुंच पाया है। 22 साल के दावे से ज्यादा ये तस्वीरें सच बोल रही है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, लेकिन इन तमाम बच्चियों को एक पुल भी मुहैया करवाने के लिए कहने की ये सरकार नाकाबिल साबित हो रही है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में उठने वाली आवाज है जो कि अब झारखंड में काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर इसके साथ स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। ये स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इसी सिलसिले में 25 जुलाई को धरना शुरू किया। प्रदर्शन इस मुताबिक बढ़ा कि समय के साथ साथ अब ये देश भर में ये मामला पूरी तरीके से इस वक्त तुल पकड़ा हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी इस तमाम परीक्षाओं को लेकर ये आंदोलन इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी पकड़ा हुआ है और 2 अगस्त से यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो ये बैठे हुए हैं। तो सरकार से अपील की जा रही है कि तमाम शिक्षा व्यवस्थाओं की जो गड़बड़ियां है उसको ठीक की जाए। इस्तीफे की भी मांग चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे के पूरे अनिश्चितकालीन धरने को लेकर क्या कुछ सरकार का रवैया होता है। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी राय प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।